नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान अमेरिका से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर के काफी ज्यादा लोग तारीफ करते हुए भी नजर आए। देखने को मिला कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की संसद यानी कि यूएस कांग्रेस के दोनों ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और इस बात की भी काफी ज्यादा तारीफ की गई। तो वहीं विपक्ष लगातार इन खबरों से बौखलाया हुआ नजर आया। बता दें कि विपक्ष के नेता संजय राउत ने भी इस मामले को लेकर के टिप्पणी की है। विपक्ष ये कहता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं और इस तरीके से घूमते रहते हैं, न कि सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और वहां की यूएस कांग्रेस को संबोधित किया, बल्कि वहां से कई सारे जो डील है वो भारत के लिए लेकर के आए। चाहे फिर हम बात डिफेंस की करें, इकोनॉमिक्स की करें, एजुकेशन की करें, ऐसे तमाम सेक्टर हैं जिसको लेकर के कई सारी डील अमेरिका और इंडिया के बीच में हुई है। लेकिन यहां पर भी उद्धव गुट के नेता संजय राउत बौखलाए हुए नजर आए हैं। बता दें कि इन तमाम लोगों को बीजेपी की ओर से करारा जवाब दिया गया है। बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो अमेरिका यात्रा रही 3 दिवसीय, वो ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा रही, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार जाकर के यूएस में वहां की संसद को संबोधित करता हो। इसी के साथ ही उन्होंने उस दौरान का भी जिक्र किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यूएस विजिट में गए थे, तब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें पायदान पर थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर पहुंच गई है। तो ये जो पूरी जर्नी है वो भी हरदीप सिंह पुरी ने बताई है। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो सीधे आपको वहीं ले चलते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर के और क्या बातें संक्षेप में रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी एनालिसिस इस लैंडमार्क विजिट की आपके साथ शेयर करना चाहता है। देखिए, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जो मेरा फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल एक्सपीरियंस है। 39 इयर्स मैं फॉरेन सर्विस में रहा, 14 साल मैं एम्बेसडर रहा, उसके बाद 6 साल मैं रिटायरमेंट के बाद संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधित कार्यों में जुड़ा रहा। मेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर मैं पूरा इतिहास देखूं, जब से मैंने होश संभाली है एज ए प्रोफेशनल 1974-75 से लेके, इससे सिग्निफिकेंट लैंडमार्क विजिट कम ही होंगे और इतने सिग्निफिकेंट भी होंगे। इससे ज़्यादा तो बहुत मुझे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री लिखते हैं तो कहते हैं किसी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी देश में गया, वो देश बंद था, उसकी ओपनिंग हो गई। मैं बता रहा हूँ जैसे किसिंजर विजिट टू चाइना, पर उसका क्या रिजल्ट हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? कुछ तो इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो सेल्फ एविडेंट है। हमने अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखे जो न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाईपार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेके सब ने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। नाउ दैट इज बोथ a testament to his stature as a global world leader, but it is more than that.
पहले तो मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको अपने साथ शेयर कर लूं। मैं बहुत वर्ष पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव था, अमेरिकाज डेस्क पे भी, और मैंने जो रिलेशनशिप में बदलाव आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो मैंने फर्स्ट हैंड देखी है। और 2016 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने तब भी जॉइंट सेशन एड्रेस की थी। पर मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद तीन का मुझे पता है लीडर्स हैं हु हैव बीन इनवाइटेड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन 2 ओकेजन्स। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें तो नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल, तो वो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद और नेल्सन मंडेला जो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल था वो था। उसके बाद किसी देश का कोई बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप हो यूएस के साथ, कुछ वो जैसे इजराइल का, वो मैं समझता हूं, पर उनकी इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सीन ऑल्सो। सो ही वॉज गिवन द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो ब्रॉडली विरोधी दलों में पाए जाते हैं, वो कहते जी इस विजिट का वहाँ क्या असर हुआ। तो आज मैं उनकी खुशी के लिए, उनको काम करने के लिए जो कवरेज विजिट की हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये कहना कि नहीं इस विजिट इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली देयर। देखिए, एक तो विजिट की ऑप्टिक्स है, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वो जो सम अप होता है ना, दिस इज द मोमेंट, अगर कोई बायलैटरल विजिट एक क्रिटिकल डेफिनेशन पे नया डॉन प्रोड्यूस करती है, दिस वाज दैट विजिट। और जब राष्ट्रपति बाइडेन ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लाल रंग की टी शर्ट प्रेजेंट की, AI इज द फ्यूचर, नाउ AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वहां लिखा AI इज द फ्यूचर, अमेरिका इंडिया इज द फ्यूचर। इसलिए मैं ऑप्टिक्स पे, आप लोगों के सवाल होंगे, मैं आऊँगा, और जो लैंडमार्क विजिट हुई, पर मैं आज आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे विजिट के सब्सटेंटिव अचीवमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, मैं समझता हूँ उन पे शायद अभी फोकस होना शुरू नहीं हुआ, और दीज आर एम्बॉडीड इन द जॉइंट स्टेटमेंट। और जॉइंट स्टेटमेंट शायद 58 पैराग्राफ की है, पता नहीं आप में से कितने लिखे। मैं उसमें से 5-6 जो रियली सब्सटेंटिव मेरे हिसाब से आउटकम्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इनॉग्रेशन ऑफ आईसेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो हुई है जनवरी 23 एज अ मेजर माइलस्टोन इन यूएस इंडिया रिलेशंस। नासा, आप नासा जानते हैं, इसरो को भी जानते हैं, टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बाय 2023। इसका आप महीना पूरा समझ रहे हैं। अगर इसरो और नासा कोऑपरेट करेंगी स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन, उसका क्या मतलब है आगे जाते। और प्रेसिडेंट बाइडेन appreciated India's signing of the Artemis Accord, which will advance a common vision of space exploration for the benefit of mankind. देखिए, पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हम डिफेंस की बात करते थे, अब ये जो कटिंग एज कोऑपरेशन है स्पेस सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक signing of an MOU on semiconductor supply chain and innovation, Micron Technology to invest up to 825 million to build a new semiconductor assembly and test facility in India. Creating secure and trusted telecommunications. Public-private cooperation between vendors and cooperation, India's Bharat 6G Alliance and US Next G Alliance, a trusted network, trusted sources, bilateral framework. Indo-US क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, अभी हाल में आपने देखा था जो कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं हमारे यहाँ, और लॉन्च ऑफ $2 million ग्रांट प्रोग्राम अंडर द US India Science and Technology Endowment Fund
for the joint development and commercialization of artificial intelligence and quantum technologies. 35 innovative joint research collaboration in emerging technologies. US supports India's leadership as chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence, applauded Google's intent to continue investing through its $10 billion India Digitization Fund. $140 million in-kind contribution from the Indian Department of Atomic Energy to the US Department of Energy's Fermi National Laboratory. अब आइए आप डिफेंस पार्टनरशिप पे. Defense Industrial Cooperation Roadmap, concluding a security supply arrangement and initiate discussions about reciprocal defense procurement agreement. और जो एक मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें MOU साइन हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच, जिसमें GE के F414 जेट इंजन्स का भारत में मैन्युफैक्चर फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2, और आप जॉइंट स्टेटमेंट में पढ़ें वहाँ पे इट इज टू इनेबल टेक ट्रांसफर एज वेल. India's emergence as a hub for maintenance and repair for forward deployed US Navy assets, launch of US-India Defense Acceleration Ecosystem, or India plans to procure General Atomics MQ-9B HALE UAVs. अब आइए क्लीन एनर्जी पे. US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership and Strategic Clean Energy Partnership. India's decision to co-lead the multilateral hydrogen breakthrough agenda, decarbonizing the transport sector, और मेरे मंत्रालय से एक जुड़ी हुई है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो हम अपनी G20 की अध्यक्षता में फ्लोट कर रहे हैं जुलाई में. इसमें US और इंडिया लीड ले रहे हैं. अच्छा, एक और अभी आप सब सुनते हैं कि ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, अगली जनरेशन की सारी ऑटोमोबाइल्स की रोल आउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है. तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट, US वेलकम्स इंडिया एज द न्यूएस्ट पार्टनर इन द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप. देन न्यूक्लियर एनर्जी इन ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल इन एनवायरनमेंट लाइफ इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री का. तो मैं ये आपको मैंने कुछ इसलिए हाईलाइट की है बिकॉज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं. एक विजिट होती है वो अपने आप में लैंडमार्क विजिट है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी मैसेजिंग जो है बिल्कुल क्लियर है. अब मुझसे किसी ने पूछा इसके हमारे बगल वाले देशों पर क्या असर होगा, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं. यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया स्टैंड टुगेदर टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation. ये तो स्टेटमेंट है. जो भी देश आतंकवाद के खिलाफ होते हैं ये जनरल फैसले, पर ये आप सुनिए. They strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for terrorist attacks. देखिए, दिस लाइन इटसेल्फ, बिकॉज हमारे यहाँ बड़ी कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो हमारा बगल वाला देश है उनके जो एक्टिविटीज़ रही हैं हम अक्सर उनको वी डिस्क्राइब देम एज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म एंड फॉर गुड रीज़न. बट फॉर अ जॉइंट स्टेटमेंट विथ सच कैटेगोरिकल लैंग्वेज, ये मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहा हूँ. Strong support for a peaceful, secure and stable Afghanistan, long-term strategic partnership between the I2U2, that is India, Israel, United Arab Emirates and United States. Commitment to an open, secure, inclusive, safe, interoperable and reliable internet. These were some of the landmark decisions taken. इन डिसीजंस, इन एग्रीमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत हुई है. द कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे काम किया. इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे इक्वली बहुत काम होगा और उससे ये विजिट मार्क्स दी कल्मिनेशन ऑफ दैट प्रेपरेटरी प्रोसेस, अपग्रेडेशन ऑफ द रिलेशनशिप. और उसके बाद वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग,
अब मैंने जो भी कमेंट्रीज पढ़ी हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हमारे जो साथ लोग जिनकी थिंकिंग हमारे जैसी है, पर मैंने बाहर के जो कमेंटेटर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने कहा कि द इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप विल बी ए डिफाइनिंग रिलेशनशिप फॉर द 21st सेंचुरी। इसका इम्पैक्ट सब रीजनली, रीजनली और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे होगा। और ये रिलेशनशिप, जैसे प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, देखिए हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे जो उसका जो आउटकम होगा, उसके लिए मार्केट्स, दो लार्ज मार्केट्स, यूनाइटेड स्टेट्स टुडे इज व्हाट, a 23-24 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार वहां गए थे तो हम दुनिया भर में, विश्व भर में 6ठे स्थान पे थे अर्थव्यवस्था, 10वें स्थान पे थे, आज हम 5वें स्थान पे है, एंड वी आर ऑन द रोड टू बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इस समय हमारा बायलैटरल ट्रेड 191 बिलियन है, ये 2014 से डबल हुआ है। और मुझे ये सारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और जो उनके यहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया से जो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, देखिए मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे सिविल एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। एयर इंडिया ने 500 हवाई जहाज, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, वाइड बॉडीड 320 एक्सेट्रा ऑर्डर किए, और उसके साथ आप देखिए एम्प्लॉयमेंट स्पिन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में कितना हुआ है। एयर इंडिया ने ऑर्डर किए, अभी हाल में एक और प्राइवेट एयरलाइन है, इंडिगो ने ऑर्डर किया है। तो दुनिया भर में अगर आप सिचुएशन देखिए, इंडिया इज नॉट ओनली अ ब्राइट स्पॉट, ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज जनरेटिंग, not only for the United States but for Europe. Airbus is a European conglomerate. All this is happening and contributing to global growth. हमारे बीच में bilaterally trade disagreements रहे हैं. A very welcome feature of this is कि हमारे जो 6 trade dispute ongoing हैं, उनको हमने तय कर लिया कि इनको हम आपस में bilaterally resolve कर देंगे outside the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। मुझे पता नहीं हमारे यहाँ से कितने हमारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ने जाते हैं, पर मुझे लगता है कि हम में सब लोग, हम जो बैठे हुए हैं, हमारे परिवार में से हमारे जानने पहचाने वाले, एक उनको ये समस्या होती थी कि जो H1B वीज़ा पे गया या स्टूडेंट्स या कोई और काम करने गए हैं वहाँ पे, उनको अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए देश से बाहर जाना पड़ता था। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें एक एक्सपैंडेड पूल होगा बाद में H1B एंड L वीज़ा होल्डर्स के लिए। तो उनकी जो वीज़ा रिन्यूअल्स हैं वो डोमेस्टिकली विदाउट हैविंग टू गो अब्रॉड हो जाएगा। दिस वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। अभी मैं, जैसे मैंने कहा, अभी तो ये इट्स ओनली अ पायलट प्रोजेक्ट, बट दिस इज लाइकली टू एक्सपैंड टू गेट अ मच ब्रॉडर कवरेज। देखिए, रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज आजकल के दुनिया में आप देखते हैं कि सारी, आपको यहाँ बैठ के आप आईफोन पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर फिर भी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको इकोसिस्टम बनाना होता है। तो अमेरिका ने निर्णय लिया है कि वो 2 नए कॉन्सुलेट्स खोलेंगे, बंगलुरु और अहमदाबाद में। और हमने जो निर्णय लिया था पहले सिएटल में कॉन्सुलेट खोलने का, उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे और दोनों देश तय करेंगे एक और इंडिया कॉन्सुलेट कहां खोलेगा। मेडिकल हेल्थ इशू एरियाज में बहुत ऑल्सो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं और हमने उनका धन्यवाद किया। रिपैट्रिएशन ऑफ एंटिक्विटीज टू इंडिया by the United States, interest in working quickly towards a cultural property agreement also. So I'll stop here. I'll be very happy to take questions both on the substantive outcomes and in any related aspect of the visit that you might have an interest in. जी,
आप अब आइडेंटिफाई करिए, सॉरी। हाँ, सर मेरा सवाल ये, आपने बात की पड़ोसी देशों की, पाकिस्तान चाइना का अब तक दबदबा रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, जिस तरह की डील हुई, आपको क्या लगता है कि आगे के समय में भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, तो उसको देखते हुए आगे कुछ बेहतर चीज हो सकती है? देखिए बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात तो है कि इस विजिट से पहले भी कुछ ऐसी प्रोसेसेस थी इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिया रिलेशनशिप, जहां पे कुछ हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में यूएस एंटिटीज वर बिगिनिंग टू रिकंसिडर देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट टू प्रोडक्शन इन चाइना. I am personally aware of many companies which decided to relocate their manufacturing facilities from the mainland People's Republic of China to other places. So as a result, many industries shifted out of China. Those are independent processes. देखिए, India और US quite independent of what happens in China. आप देखिए कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, आपके लोग जो यूएस टेक इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो सीईओज हैं, अब मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें अपनी लिस्टिंग में नहीं की, गूगल और अमेजॉन दोनों $10 बिलियन और $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की बात कर रहे हैं. अब वो जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो इंडिया में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट ग्लोबल गुड के लिए होगी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए होगी. अब जैसे एयर इंडिया ऑर्डर प्लेस करता है 500 एयरक्राफ्ट के लिए, बोइंग उसी समय अनाउंस करता है कि $100 मिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए. तो ये सारी चीजें दे प्रोसीड साइमल्टेनियसली. अब जैसे सिस्को है, इट्स अ मेजर कंपनी, जब उनके सीईओ कहते हैं कि ये हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, दैट एक्सपेंशन प्लान्स not only affect and benefit the Indian economy, they benefit a lot of other processes. So sort of global जो MNCs हैं, देखिए अभी आप देख के चलिए दुनिया भर में, अगर you do have a listing of all the major MNCs, the American MNCs are the they get the top listing. Indian companies also. अब जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में, वहाँ पे एक बड़ा एक उनका प्रोग्राम है टू इनकरेज ग्रीन हाइड्रोजन. हमारी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे जाके, दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. बट इफ ग्रीन हाइड्रोजन बिकम्स एज इज एक्सपेक्टेड टू द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो दिस विल बेनिफिट नॉट ओनली इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इट विल ऑल्सो बेनिफिट द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू pure green energy. No, I see it very positively. Whether Mr. Gandhi is able to comprehend the importance of the Egypt visit, I don't know. But let me share with you something. India and Egypt have so much in terms of our past, in terms of the potential for further enhancement. I will just go back as ancient civilizations. I want to start there. We have our Indus Valley civilization. You have the, Egyptian, Mesopotamian civilization, you have the other links. Then you fast forward in history. You come to the post Second World War era, the decolonization. You have the era of Nehru, Nasser and Tito. Okay? Then you come even forward. Egypt is a country which has been very active on the diplomatic front in the world. It has also a country with, major contribution to global processes. And I think somewhere, as we look back, prior to the Egyptian presidents coming here, there was a certain, I wouldn't use the word neglect, but that momentum was there. Now with the Honorable Prime Ministers going to Egypt and the not only the Grand Muftis welcome, but overall, I mean, I see a very positive impact not only in terms of India, but also the other countries in the region. And I think we have we've already got excellent relations with countries in the Gulf, very strong relations. There are relations in energy and other things. So I think in the overall conduct of our diplomacy and outreach, the Egyptian leg of the Prime Minister's visit, his 2-day visit there, I'm sure, he's, I think, scheduled to land at around 1500 hours our time. It will be another very significant
outreach visit, and I'm sure that all of you will be monitoring the evolution of that visit literally minute to minute, as you did in the case of the US leg. देखिए ऐसा है, आपने जो अमेरिका के बारे कहा, चीन के बारे कहा, वो कहा, प्रधानमंत्री जी उन लीडर्स में से है। पहले तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग देख लीजिए। मैंने उस दिन एक असेसमेंट देखी, आपकी लीडिंग रेटिंग 70s में है, बाकी जो लोग आते हैं देयर समवेयर एल्स, बट हिज पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स और उनकी जो द वैल्यू ऑफ हिज वॉइस एंड हिज स्टेटमेंट्स, द इम्पैक्ट ऑफ दैट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे यूक्रेन के में जो आपने क्योंकि रूस का नाम लिया, इंडिया हैज बीन टोटली कंसिस्टेंट फ्रॉम द डे गो। हमारी पोजीशन ये रही है, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर, वी शुड यूज डिप्लोमैटिक मीन्स ऑफ परसुएशन, वी शुड हैव डी एस्केलेशन। और वही मैसेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन दी जॉइंट एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दिया, और बाकी इंटरैक्शन में भी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की बात रूस में और यूक्रेन में और बाकी जगह सुनी जाएगी। एंड व्हेन द टाइम कम, यू सी ऑल दीज प्रोसेसेस आर नॉट one can't say कि when the time comes, but the Indian, by the Prime Minister Modi personally, will have a role to play in not only advising caution as he been doing all along, but helping resolve these issues. देखिए, मैंने आप शुरू में my opening statement was कि मेरी सारी लाइफ में, मैं 39 years as a professional civil servant, foreign office diplomat, 14 years as an ambassador, I have never seen anything like this. और मैं आपको I want to break it down. देखिए, हमारे यहाँ पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने योग किया, in the confines of their room. बट एक ऐसे लीडर हैं जो संयुक्त राष्ट्र में एक रेजोल्यूशन लेके जाते हैं, वो रेजोल्यूशन जो है 180 के कितने कंट्रीज को स्पॉन्सर करती हैं, फिर ऑन द संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के लॉन्स में जो योगा हुआ, उसका पीपल टू पीपल इंपैक्ट अब समझ रहे, इज नॉट जस्ट इंडिया यूएस, 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उस दिन इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने अपनी जो मैसेजेस सब जगह भेजा। मैं ब्राजील में रह चुका हूं, वहां पे मुझे पता है हाउ पॉपुलर योगा इज देयर, बट जो अभी हुआ है, दिस इज व्हाट आई कॉल पीपल टू पीपल, और इससे ज्यादा पावरफुल मैसेज क्या हो सकता है। दूसरा, आपने एक रेजोल्यूशन लाया जनरल असेंबली में कि 2023 शुड बी द ईयर ऑफ द मिलेट, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेट डिनर है उसमें एक शाही मिलेट मील उनको सर्व करता है, वो नहीं है कि वहां पे क्या हुआ, जो मैसेज जाता है न्यूयॉर्क की क्यूलिनरी इंडस्ट्री को, और मिशेलिन के स्टार गाइड्स हैं, वो शेफ्स हैं, दे विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू देयर दिस थिंग. It's only a matter of time that these big chains. I'm not advertising anyone, but McDonald's, you will have a millet burger. It's only a matter of time. दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. I'll come to Mary Miliband in a minute because that is really, I was so moved with her rendition of the national anthem, Jana Gana Mana. पर उससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में जो लॉन्स में जो योगा लीड कर रही थी अमेरिकन महिला, उसका पावरफुल मैसेज, शी वाज अ प्रॉपरली वर्ल्ड क्लास योगा इंस्ट्रक्टर. आपने वो जो फर्स्ट लेडी को गिफ्ट दिया 7.5 कैरेट का, हाउ मच ऑफ थिंकिंग हैज गॉन इनटू दैट. 7.5, 75 years of India's independence. ग्रीन, नॉट ग्रीन बिकॉज उसका टेक्सचर कोई उसमें ग्रीन टिंज है, बिकॉज वो इको फ्रेंडली है, वो सोलर क्लीन एनर्जी से लैब में डायमंड बनाया गया है. देखिए, उसमें आत्मनिर्भरता इज स्टैम्प्ड ऑल ओवर इट. योगा अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन, क्या कहेंगे, सिविलाइजेशनल, हमारा हेल्थ, बॉडी, मेंटल, ये सारे जो हमारा वेलबींग सिस्टम है, yoga represents that. Millet equally, as a time when the world is facing a food crisis, or rice and all are heavily water consuming
serials. But now I come to Mary Miliband. देखिए, I have lived in New York. All right, I was India's ambassador there. मैं वैसे भी उसके बाहर रहा हूँ. I know, I'm familiar with Mary Miliband. But when she sang the national anthem, Jana Gana Mana, and so beautifully, and Doordarshan played it here, from being an American star, I think she has become a global star. क्योंकि 140 करोड़ भारतीय लोगों ने सुना, और हमारे यहाँ तो ऐसा हमने इमोशनल लोग हैं. ये नहीं है कि गाना सुना है, हमारा राष्ट्रगीत जिस विथ शेयर पैशन, एंड देन उसके बाद आई और उन्होंने माने प्रधानमंत्री जी के पांव छुए. जो आप कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं दिस इज अनदर एस्पेक्ट, वो जो मैं कभी भूल नहीं सकता. पर देखिए, व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप हियर, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट एंड स्टॉप हियर. अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे जापान G7 के लिए, और G7 में जो आपने सारी पिक्टोरियल मैसेजिंग देखी, आप उतरे. आई थिंक ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गो टू अ साउथ पैसिफिक कंट्री. पोर्ट मॉरिसबी में उतरे, उनके प्रधानमंत्री जी ने उनको रिसीव किया. सिर्फ रिसीव ही नहीं किया, जो उन्होंने जेस्चर दिया उनके पांव छूने का एटसेट्रा, बट मोर देन दैट उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा. मैं उस स्टेटमेंट में से कोटेशन देता हूं आपको रफ. उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है, गर्व है कि आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आपकी जो सुनवाई है G7 में, इतने आप, योर वॉइस इज टेकन, योर व्यूज आर टेकन एंड रिस्पेक्टेड इन बाय द G7, और हमें खुशी और गर्व यह है कि आप हमारे में से हो. ही इज अ डेवलपिंग कंट्री लीडर, एंड द praise and accolades which are coming in the prime minister, it's both the prime minister and what he has done to India, transformed India. In 2016 he went there, it was in 10th position. Today it's in the 5th position, and he said soon, if you remember his statement to the joint session, he said soon we will be the 3rd largest economy. और देखिए, go back 2014 में वही लोग जो आज प्रशंसा कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, उन्होंने ये टाइटल दिया था फ्रेजाइल इकोनॉमी, फ्रेजाइल 5. फ्रेजाइल 5 का मतलब ये होता है, आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लगेज पे फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, के टूट सकती है, मतलब टूटने वाला सामान है. कहां से निकलते आप वहां से, नाउ यू आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो पीपल टू पीपल, सब्सटैंटिव, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, स्पेस, defense outcomes, in every respect, this is a landmark visit, and one that will critically define the bilateral relationship and take it to the next level. एक युवा नेता भी गए थे पहले. युवा नेता वहां पहुंचते ही उनको भारत के डेमोक्रेसी पे और माइनॉरिटीज के ट्रीटमेंट पे चिंता हुई. तो डेमोक्रेसी के बारे तो मैंने उनको याद करवाया, और आप क्योंकि आप वो विषय ला रहे हैं, ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी किसी ने सवाल पूछने तो उन्होंने अपना वो निकाल के जो कड़ाकेदार जवाब दिया, उसके बाद मुझे लगता है ये सवाल कहीं नहीं पूछा था, पर आपने पूछ लिया, मैं बताता हूं आपको. देखिए, भारत के इतिहास में हमारे यहाँ लोकतंत्र ये 1947 की नहीं है. हमारे यहाँ वैशाली में रिपब्लिक्स हुआ करती थी. सो हम सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट नहीं है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. पॉइंट 1. पॉइंट 2, हमारे इतिहास में एक ही ओकेजन है जब डेमोक्रेसी वॉज सॉट टू बी डीरेल्ड, सॉट टू बी, वो भी नहीं कर पाए. वो था जब माननीय युवा नेता की ग्रैंडमदर ने सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया, और जून 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लाए. उसके बाद देखिए क्या हुआ. दूसरा, माइनॉरिटीज की बात है. जब नेताजी 13 साल के थे, उस समय आसाम में नेली में एक मैसेकर हुआ था, 2000 लोगों की कत्लेआम 2000. जब उनकी 14 साल आयु थी तो मेरी कम्युनिटी के 3000 लोग मारे गए थे. तो ऐसे है, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट तो होंगे डोमेस्टिकली, बाहर कोई किसी की बात कर देगा, अच्छा साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, पहले का नहीं, कोई देख नहीं रहा. नहीं साहब, वो किसी ने चिट्ठी लिखी है. वो एक महिला है जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी. माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, यानी ही वाज एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन, मैंने गिना नहीं, किसी ने बोला 17 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली, 17 बार. और ये महिला जो उनका नाम जोड़ा जाता है, ईच टाइम शी वाज स्टैंडिंग एंड अपलॉडिंग. वो मेरे को हमारे किसी साथी ने हमें को वो विजुअल्स भेजे हैं.
और कोई 75 बार अपलॉज मिली है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी माइनॉरिटीज की? मैं माइनॉरिटीज का हूं और मुझे मालूम है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी सो माइनॉरिटीज हैं, दे हैव मेरे हिसाब से नॉट ओनली इक्वल अपॉर्चुनिटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ब्यूटिफुली कहा इन द जॉइंट एड्रेस, हमारी सारी जो योजनाएं हैं विदाउट कास्ट, जेंडर और रिलीजियस कंसिडरेशन। मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया है। एक है आयुष्मान भारत का, एक पर्टिकुलर कार्यक्रम है, 95% जो लाभार्थी थे उस दिन वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे और मेरी कम्युनिटी के नहीं, एक और के। सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बिल्कुल आप किसी को इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय 50% हमारी जो गैस है वो इम्पोर्ट होती है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है हर साल। जहाँ तक कच्चा तेल जिसकी बात करें, अभी भी हमारी काफ़ी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। पहले हम 27 देशों से करते थे, आज हम 39 देशों से करते हैं। हम रूस से भी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, इराक से भी बढ़ गए, अमेरिका से बढ़ गए। हम एनर्जी $20 बिलियन के अमेरिका से ले रहे हैं। देखिए, एनर्जी सोर्सिंग और ये प्रोसेसेस में मुझे लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, मैं आपको समझाता। अगर भारत उस समय रशिया से अपने इंपोर्ट्स नहीं बढ़ाता तो हमारी जो कंजम्पशन, हमारी 5 मिलियन बैरल रोज की कंजम्पशन है, तो हमें वो किसी और जगह से खरीदने पड़ते और दाम और बढ़ते। तो इसलिए जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व करेगी, हम उसको नेविगेट करेंगे और देखेंगे कहां से खरीदना एक्सेट्रा। तो मुझे इस बारे कोई चिंता नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेचर है और उनके पद का, उन्होंने उस पद को वो क्या कहां ले गए हैं, पर आपका क्या मतलब? मैं लाइटर वेन में पूछ रहा हूं। जिन लोगों की आप बात करेंगे, इनको अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है इनकी, इसको नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं तो कहता कही है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है और ये लोग आपस में बैठने की भी कोशिश करते हैं। मेरा तो यही लगता है कि इनको जो कहना है कह रहे हैं, उससे हमारी जो सब्सटेंटिव आउटकम, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियाज पोजीशन और बाकी भी इनके आपस में जो है, मुझे लगता है दे विल कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। जो सही बात है, वो मौका ढूंढते हैं, पर मौका क्या ढूंढते हैं? अब जैसे उनकी एक पर्टिकुलरली श्रीकी, इफ आई कैन यूज द वर्ड, एक आप ही के बिरादरी से उठी हुई हैं, वो अभी वो उनकी प्रवक्ता बन गई हैं। तो जो भी कहीं कहीं पढ़ लेती हैं कुछ, तो एकदम रिसर्च किए बगैर बोल देती हैं। वो जी इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी आपने चीन के खिलाफ, वो जो 1267 कमेटी की वो लिस्टिंग की बात थी, और फिर कहती है पर आपने चीन का नाम नहीं लिया। अरे मैडम, थोड़ा देख तो लो इंटरनल प्रोसेस, ये इंटरनल होता है। आप तो किसी का नाम भी नहीं ले सकते 1267 में। तो हमने जो मैसेज करना था कर दिया और लोगों को समझ भी आ गई, पर ये मैडम जो प्रवक्ता हैं उनको नहीं आई है। तो ये लोग कई चीजें कहेंगे। एक कल मैंने किसी से, मैं उस दिन रात को, ये आपका एक कार्यक्रम था, मैं उसको देख रहा था 3:45 बजे तक। एक कांग्रेस का प्रवक्ता था, जब विजिट वॉज एट इट्स पीक, जो जॉइंट सेशन था, उसने कहा था कि नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू क्रिटिसाइज। उसको भी लगेगा कि इतनी बढ़िया विजिट हुआ, क्रिटिसाइज करोगे तो अपनी निंदा साथ में करवा लोगे। देखिए देखिए देखिए, लोग क्या कहते हैं, ये द वेरी फैक्ट। वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो ऐसी बेहुदा बात कर देते हैं। वे शोज के बहुत यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं तो कहीं और से आया हुआ, मेरे 40 साल कहीं और स्पेंड किए थे। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई बेवकूफ़ी की बात कर जाएगा, ट्रोलिंग कर देगा। देखिए, ये जो मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म पीएम साहब की हो रही है, हम क्या कहते हैं, आपको लगता है कि हमसे कोई गलत काम हुआ है या आपको लगता है इसमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है, आप करिए, और हम कर रहे हैं। पर जब प्रधानमंत्री जी ने वहां पे जॉइंट सेशन को ऑफ द कांग्रेस को बोला कि हम 40 मिलियन, मतलब 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का वो दिया है, इट इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर उन्होंने कहा हमने इतना ये किया, दैट इज द बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ साउथ अमेरिका। तो दैट इज द रियल थिंग, दैट इज व्हाट इंडिया हैज डन। अब कोई कह रहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है, तो क्या है ये? नहीं, मेरे को बताइए। आई मीन, अगर यहाँ पे, अच्छा ये लोग तो मतलब जो उनको सुबह उठते हैं, उनको कुछ कहना है और फिर कोई ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, तो देन दे डिस्कवर दैट दे गॉट इनटू अ ट्रैप।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको बता दें, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका यात्रा को लेकर के बातें कही, बताया कि कैसे वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के मोदी मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दिए। वंदे मातरम की गूंज यूएस की कांग्रेस में सुनाई दी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो यूएस के तमाम सांसद रहे वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो लेने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ मची हुई थी। इसी के साथ ही जो सिंगर रही उन्होंने भी बाकायदा राष्ट्रगान गाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। तो ये तमाम तस्वीरें थी जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इमेज को विश्व स्तर पर और भी ज्यादा अच्छा बनाती हुई नजर आ रही थी। आपने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी नेता के द्वारा दिए गए बयान को सुना है। इस पर जो भी आपकी चर्चा हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।